ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि सबको वीडियो और साउंड क्लियर है, हम लोग आज वाले इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि बताया था कि आज हमें न्यू चैप्टर करना है शुरू, हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर 4 को स्टार्ट करना है, केमिकल बॉन्डिंग्स। बहुत इंटरेस्टिंग और उससे भी ज़्यादा कहीं इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा, अब एक बात समझना, यदि आप क्लास 11 या 12 के रिस्पेक्ट में इसको देखें तो ये एक छोटा चैप्टर है, इसमें कुछ खास पढ़ने को नहीं है। बट चूंकि आपने अभी अभी 10th पास किया है, 11th में कदम रखा है, तो जब आप बुक ओपन करोगे तो सारी चीज़ें नहीं, आपको पढ़ने के लिए ढेर सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। बट इसी चैप्टर को जब मैं जेई या नीट के लिए पढ़ा रहा होता हूँ या फिर जेई या नीट के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर छिपी हुई है। कोशिश ये रहेगी उनमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेकर के चले, डिलीवर करके चले। केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने का एक नया तरीका देखेंगे। स्टैंडर्ड 9th में भी तो था केमिकल बॉन्डिंग्स, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन, शेयरिंग, एटम्स का आपस में कनेक्ट हो जाना एंड ऑल दैट था, तो बिल्कुल था। तो अब हम लोगों को नया क्या मिलना है? नया मिलना है इसका अपीयरेंस, एक नया गेटअप होगा इस चैप्टर का, और आप इतनी सारी चीज़ें, इतने अच्छे अच्छे चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जब आप स्टैंडर्ड 9th में पढ़े हुए केमिकल बॉन्डिंग से कंपेयर करोगे, आपको ये महसूस होगा कि उसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं था, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर बात बताई गई थी। बिल्कुल आप सही हो, आउटलाइंस जो दिया गया था वो इसलिए ताकि क्लास 11 में प्रॉपर स्कूल लेवल के लिए आप पढ़ो इस चैप्टर को, या जेई या नीट के लिए आउटलाइंस कुछ हमारे पास रहे। तो शुड आई स्टार्ट? करें शुरू? करें शुरू बच्चों, एक बार आवाज़ दीजिए प्लीज़। यस सर। थैंक यू, यस सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बहुत गौर करना, सुनना ज़रा अच्छे से, बहुत प्यार से इस चैप्टर को पढ़िएगा, बहुत मज़ा आने वाला। हाँ, एक बात तो बोलना ही भूल गया, अरे सुनो, यदि ये चैप्टर आपका खराब हुआ ना तो आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप उनका, वो आपको बिगाड़ के रख देगा। अब इसको धमकी समझो या सजेशन समझो, या आपकी समझदारी पे है। अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। ओके, अपराजिता, क्यों अपराजिता बोला मैंने, जैस्मिन, दोनों तो फूल के ही नाम है। हाँ, ये है कि जैस्मिन को हिंदी में अपराजिता नहीं बोलते, वो अलग फूल होता है। चलो ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, बहुत रिलैक्स होकर के। क्या कहा चैप्टर का नाम? किस चैप्टर की बात हम लोग आज करने वाले हैं? ये है केमिकल बॉन्डिंग्स। केमिकल बॉन्डिंग्स, ये है चैप्टर का नाम। ठीक है, अब अभी तो बात कर नहीं सकते हैं, क्लास भी चालू है, थोड़ी सी देर भी हो गई आपको आने में, और क्लास भी शुरू हो चुकी है, और इधर रिकॉर्डिंग भी ऑन है, तो बहुत सारी बात की आपकी, नहीं तो आपकी बातें सबको पता चल जाएगी, इसलिए हाँ बेटा प्लीज़, इसलिए उनको हम लोग वहीं तक रखते हैं। हाँ बच्चों, देखना, केमिकल बॉन्डिंग्स की बात होने वाली है, ध्यान से, ध्यान से। ऑफ कोर्स आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि यदि हमें केमिकल बॉन्डिंग्स चैप्टर शुरू करना है तो सबसे पहले सीखना भी तो यही होगा, सीखना भी तो यही होगा कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तकरीबन हाफ एन आवर का वक्त लगना है हमें इस चैप्टर में स्लो 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 एंटर करने में। उसके बाद हम तुम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, उस टॉपिक के तुरंत बाद क्वेश्चंस लगेंगे, और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके स्कूल के एग्ज़ाम में। आप यदि प्रिपेयर कर रहे हो जेई या नीट, तो जेई और नीट में भी उन टॉपिक से क्वेश्चंस होते हैं, तो अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ों को बाद में देखते हैं। केमिकल बॉन्ड,
आप सिर्फ इतना कह सकते हैं इसके बारे में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंडिंग the atoms or ions of elements। बहुत अच्छा। एटम्स किसके होते हैं? एलिमेंट्स के। आयंस भी किसके होते हैं? एलिमेंट्स के। जरा सोचो, हाइड्रोजन कोई एक एलिमेंट है बेटा, हाइड्रोजन कोई एक एलिमेंट है, और यदि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो उसके एटम्स होते हैं। उस हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो H+ आयन तैयार हो गया। यदि आप ऑक्सीजन की बात करो तो एग्जैक्टली ऑक्सीजन है क्या? एक एटम है, एक एटम है जिसका कोई ना कोई न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट सेल होगा, सेकंड सेल होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे। तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसके एटम्स होते हैं, और यदि आपने ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लाकर कहीं से दे दिया, बना O-, जो कि ऑक्सीजन आयन कहला जाएगा। इसलिए हम लोगों ने लिखा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो करता क्या है? बांध के रखता है। बाइंडिंग द एटम्स और आयंस, किसके एटम्स या किसके आयंस होने चाहिए? एलिमेंट्स के। यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा 2 और मोर एलिमेंट्स, ये नहीं लिखा, आप गौर करो प्लीज़, क्योंकि ऐसा भी तो होता है कि पहला एटम भी हाइड्रोजन का, दूसरा एटम भी हाइड्रोजन का, तब मिल करके एक H2 बना जाते हैं। तो एलिमेंट जो है वो सेम भी हो सकता है, या फिर आप HCl ले लो, हाइड्रोजन एक अलग एटम, क्लोरीन एक अलग एटम। हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट और क्लोरीन एक अलग एलिमेंट, तो वहाँ पे दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हो गए। H2Cl2 Br2 F2 O2 N2, है ना, नट2 पुट2, ये सब क्या है? सेम एलिमेंट वाले कंपाउंड हो गए। तो आपसे कहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंडिंग द एटम्स और आयंस ऑफ एलिमेंट्स। क्या, क्यों बांधने हैं इनको? टू फॉर्म कंपाउंड्स इज कॉल्ड, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही कहते हैं क्या बच्चों? केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड। हद तेरी, चलो ठीक है, सुन लिया। बात आती है कि आखिर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम तुम केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग कहने को तैयार है, केमिकल बॉन्ड की बात हो रही थी। जरूरत क्या है एटम्स को आपस में बंध जाने की? जरूरत क्या है आयंस को आपस में बंध जाने की? इसकी जरूरत ही क्या है? यदि मैं स्टैंडर्ड 9th के लेवल से बात करूं, कहा ना कि जो 9th में पढ़ा था वहीं से क्लास 11 की केमिस्ट्री शुरू होगी, लेकिन उसमें बहुत सारी नई चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो मेरा कहना है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? क्या ऐसी नेसेसिटी है जिसके कारण एटम्स या आयंस आपस में कंबाइन होते और कंबाइन होकर कभी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कभी कंपाउंड्स बनाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स। तो हम लोग इसके बाद ये जानना, अभी तो सिर्फ इतना जाना कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को कंबाइन कर दे, 2 या 2 से ज़्यादा आयंस को कंबाइन कर दे, कंबाइन करके केमिकल कंपाउंड बनवा दे, कंबाइन करके केमिकल मॉलिक्यूल बनवा दे, हम लोग उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहे चले जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड। क्या यहाँ तक सब कुछ ठीक? अब हमें कॉज ऑफ बॉन्डिंग समझना होगा। जो बच्चे ऑनलाइन हैं प्लीज एक बार आवाज दीजिए। यस सर। वेरी गुड, यस बहुत यस अच्छा, सर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आओ सुनो जरा, आगे सुनना। क्वेश्चन है
why chemical bonds are formed? ये क्वेश्चन है जिसका जवाब देते देते हम लोग इस कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि आखिर केमिकल बॉन्ड की ज़रूरत क्या पड़ती है। यदि मैं आपसे पूछूं, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, आपसे कि क्लास 9 में क्या पढ़ा था, या आपसे पूछूं जो ऑनलाइन हैं जो बच्चे, उनसे कि क्लास 9 में क्या पढ़ा था, तो याद करो आपने पढ़ा था टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स और डुएट्स। जितने भी एटम्स हैं वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं। रुक जाओ। रीज़न, वजह, कारण। पहली बात, टू गेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बहुत अच्छी बात। इनर्ट गैस में आप एग्जाम्पल क्या क्या लोगे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और क्या बच्चों? रेडन। ये ग्रुप 18 था पीरियोडिक टेबल का। 18वें ग्रुप में आता था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। कैसे याद रखा था? हीनियरकर एक्स रन कहा था, जैसे तेंदुलकर एक क्रिकेटर है ना। और बहुत पहले, उस वक्त आप लोग बच्चे होंगे, आपकी नाक बहती होगी और आप बहने नहीं देते होंगे। उस वक्त मंजरेकर, संजय मंजरेकर भी एक क्रिकेटर थे। तो तेंदुलकर, मंजरेकर, टेस्ट याद आ गया आपको? अच्छा, तो तेंदुलकर, मंजरेकर जैसे क्रिकेटर थे, वैसे ही हीनियरकर भी एक क्रिकेटर है, जिन्होंने कितने रन बनाए बेटा? एक्स रन। याद रखने का तरीका था। पीरियोडिक टेबल जब पढ़ रहे थे चैप्टर 3, उस वक्त बात आई थी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो जैसे मैं और आप नहीं चाहते ऐसा, जितने बॉयज़ यहाँ है, हम लोग नहीं चाहते कि अंबानी के दामाद ही बन जाते एक ही बार, जिंदगी के सारे दुख कंप्लीट हो जाते। हम लोग नहीं चाहते कि अंबानी के ही बहू बन जाते। कितनी जलन हो रही है हम लोगों को। क्या नाम है उनका? राधिका। हाँ, राधिका से कितनी जलन है। आप लोग कॉम्प्लेक्सन चेंज हो गया। तो वो बन जाते तो हो जाता, ज़िंदगी के वारे न्यारे हो जाते। नहीं भी पढ़ते तो भी कोई, आप पूछने गए अनंत अंबानी से कितने पढ़े आप, है ना? उनको सिर्फ ऐसे नाचते नाचते ही तो देखा है, और तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। पूरी वेडिंग में वही तो किया है, तो ऐसा ही तो देखा। उससे ज़्यादा आपको कई बार लगा यार हटाओ, इससे ज़्यादा अच्छा तो हम नाच देंगे। खैर चलो, कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि वो बन जाए तो ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा हो जाए। वैसे ही जितने एटम्स हैं वो सब चाहते काश यार इनर्ट गैस बन जाए। इनर्ट गैस जिनके आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है या ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उनको इलेक्ट्रॉन लेने देने की ज़रूरत ही नहीं है। इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जीवन मरण के चक्कर से मृत्यु बोलने जा रहा था, कोई बात नहीं। तो हर कोई या तो हीलियम बनना चाहता है, या फिर नियॉन जैसा, आर्गन जैसा, क्रिप्टन जैसा, जेनन जैसा, रेडन जैसा। मैं क्लास 9 वाली बात अभी बता रहा हूँ। क्लास 11 के बुक में भी आपको यही चीज़ मिलेगी, लेकिन ये क्या होता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ऑक्टेट रूल वाली जो बात करते हैं वो गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो हमें एक सही रीज़न चाहिए, बॉन्ड क्यों बनता है इसके लिए एक परफेक्ट रीज़न चाहिए जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो। अभी चलेंगे, पहले तो पुरानी बात कर लेते हैं जो हम तुम जानते हैं। बोलो सब कुछ ठीक? अच्छा, टू गेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, या फिर कह दो
टू कंप्लीट देयर डुएट, जैसे कि हीलियम का है या फिर ऑक्टेट जैसे बाकी इनर्ट गैसेस का है। डुएट का मतलब टू गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। ऑक्टेट का मतलब है टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। ऐसी बात, ठीक है। अब इसी डुएट और ऑक्टेट को पूरा करने के चक्कर में कभी कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, बॉन्ड बन गया। कभी कोई इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, बॉन्ड बन गया। कभी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी पड़ रही है, बॉन्ड बन गया। तुम बोलोगे सर कहाँ, हम लोग भी तो लेते देते हैं कितनों को, हम लोग तो दे दे के परेशान है, बॉन्ड बनता ही नहीं है ना। कोरोना वाला टाइम याद करो, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। उस वक्त जहाँ किसी से कुछ लिया तो एक बॉन्ड बन ही जाता है, वो भी क्वारंटाइन, तुम भी क्वारंटाइन, ये सिचुएशन हो जाते थे, याद करो। तो डिपेंड करता है कि कितनी चीज़ें ट्रांसफरेबल है, इस पर भी हम लोग को थोड़ा ध्यान देना होता है। खैर कोई बात नहीं, आगे सुनना जरा। तो एक तो ये वाली बात है, ये कभी सही होती कभी कभी गलत हो जाती बेटा, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है बच्चों। ये जो ऑक्टेट रूल वाली बात है ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो फिर ऑलवेज ट्रू क्या है, अब इसको समझना होगा। जो बच्चे ऑनलाइन हैं एक बार प्लीज मेक सम नॉइज। खुश सर, यस, हाँ सर यस सर बोले। हाँ वही कहाँ यस सर बोली, खुश सर सुनाई पड़ा, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक तो ये वाली बात थी बच्चों, किन्होंने कहा था फूस सर, पता नहीं कौन, ठीक है। सुनना अच्छे से, सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात, वो बात जो हम सबको पता होनी चाहिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को पढ़ने के दौरान, कब, शुरू से लेकर लास्ट तक, जो होगा इसी के चक्कर में होगा। जैसे दुनिया में सब क्या होता है, पैसे के चक्कर में होता है ना, जमीन के चक्कर में होता है। चलो और कोई चक्कर है तो उसको अभी बात नहीं कर सकते। सुनो दूसरी बात, सुनना ध्यान से, ये जो एटम्स होते हैं बच्चों, एटम्स हैव हायर एनर्जी, बस यहीं से आपको सर खपाना पड़ेगा। एटम्स हैव हायर एनर्जी देन मॉलिक्यूल्स, या आप कह दो क्या, कंपाउंड्स, फुल स्टॉप। In order to minimize their energies, their मतलब केयर, atoms, in order to minimize their energies, comma, atoms या फिर आयंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। क्या बोल के चला गया, एनर्जी का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आ गया, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। ये जो एनर्जी मिनिमाइज की बात अभी चल रही है ना, आप ये तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एक वक्त आएगा जब आप फिजिक्स में लिक्विड्स के बारे में पढ़ोगे, वाटर के बारे में पढ़ोगे, चैप्टर का नाम होगा सरफेस टेंशन। उस वक्त भी आपको ये कहा जाएगा कि दुनिया में जितने लिक्विड्स हैं वो सब अपना एनर्जी मिनिमाइज करना चाहते हैं। वहाँ पर भी अरे तुम और हम भी अपना एनर्जी मिनिमाइज करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं हमारी एनर्जी मिनिमाइज हो जाए। अब वो हम सब चाहते हैं तो उसका केमिस्ट्री से क्या लेने देना, वो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल
मैं यहाँ पर आपके सामने 2 डायग्राम्स बना रहा हूँ, आप खुद बताना कि उन दोनों में से किस केस में वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी एनर्जी ज़्यादा और एनर्जी कम। सुनना जरा, ये रहा एक रिंग हमारे पास और ठीक इसके ही जैसा एक और रिंग हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, बहुत अच्छे। दोनों रिंग में एक एक बॉल्स रखते। कैसा कैसा बॉल रखेंगे? एक बॉल रख दिया यहाँ पे, क्रिकेट बॉल है, एक बॉल रख दिया यहाँ, और ये रहा हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये रही जमीन। सुन लिया क्या? हाँ, अच्छा। अब बात को समझे जरा हम लोग कि और क्या चीज़ है। क्या हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का पता है? क्या हमें पोटेंशियल एनर्जी कभी तो पढ़ा होगा क्लास 9 में। यदि m मास की कोई बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसको काइनेटिक एनर्जी होती है, फॉर्मूला सुना होगा, हाफ m v स्क्वायर, वो काइनेटिक एनर्जी। दूसरा एक और चीज़ पढ़ा होगा बच्चों कि यदि m मास की बॉडी है, उसको आपने ज़मीन से ऊपर उठाया h मीटर ऊपर, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो ज़रा सोचो, एक बॉल यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट सपोज h, इसका मास सपोज करो m। तो इसके पास जो एनर्जी है, फिलहाल इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्या पढ़ा था 9 क्लास में हम लोगों ने? mgh। मास होगा 1 kg, 2 kg, 3 kg, कुछ ना कुछ तो मास होगा। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 10 लिया करते हैं कई बार। और h है यहाँ से यहाँ तक का हाइट। आप बोल दो सर ये तो रिंग का डायमीटर हो गया। तुम्हारी आंखें गुस्से से लाल है, या कल अच्छे से सो नहीं पाए आप रिद्धि, इसलिए। बहुत अच्छा, दोनों में से कोई बात नहीं। ओके, तो क्या ब्लैक वाला स्पाइडरमैन आप ही थे? कोई ना कुछ तो रीज़न होगा। हम लोग बॉन्ड बनने के रीज़न की बात कर रहे हैं। अच्छे अच्छे 2 रीज़न दिए, आप दोनों में इनकार कर गए, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे सुनिए। यहाँ पे आ जाओ, मास अभी भी m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी g, लेकिन क्या इसकी हाइट 0 नहीं हो गई? ये तो आप बिल्कुल जमीन पे ही रखा ना एक तरह से। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? तुम अंदर जाओ, क्या हो जाएगी? m g इंटू हाइट 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इस बॉल की एनर्जी इस केस में ज़्यादा है, इस केस में कम है। अब एक बात बताओ, यदि इसको ऐसे रखना चाहे और इसको ऐसे रखना चाहे, ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? कौन आपकी बात मानेगा, ये या फिर ये? ऑफ कोर्स ये, है ना। ये यहाँ आकर के रिलैक्स हो जाएगा, स्टेबिलिटी रहेगी इसमें, और इसको बार बार रखोगे, कभी इधर से लुढ़केगा, कभी इधर से लुढ़केगा। नहीं, एक तरबूज के ऊपर आप एक लड्डू टिका रहे हो, जाओ, तरबूज भी पूरा गोल और लड्डू भी गोलम गोल, तो ऊपर कहीं टिकेगी? कभी इधर से गिरना शुरू करेगा, कभी उधर से, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। इस केस में बेटा स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी होती है, और इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो दैट्स वाई, जैसा मैं कह रहा था कि जब एटम्स होते हैं ना, एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ये सिचुएशन होता है। और मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनने के बाद एनर्जी कम हो जाती है। अब कहा है कि एनर्जी कम, कुछ ग्राफ वगैरह आएगा तो समझना आप। अभी फ़िलहाल देखते चलो, 10th 9th में कहाँ इस लेवल से आपको डिस्कशन दिया जाता, उसके लिए आप में थोड़ी सी मेच्योरिटी होनी चाहिए थी। इंतज़ार किया उन्होंने, पहले 10th पास करवाया, और पास तो पास करवाया, गार्जियन से झूठ भी बुलवाया। पापा क्या कहते, बस बेटा खाली 10 एक बार पास कर जाओ,
जो खतरा है यही है। 10 के बाद पढ़ाई पूरी आसान है। आज कई बार आप पापा से पूछना चाहते हैं कि पापा आप कहते थे 10th आसान है, 10th टफ है, 10th कर लो उसके बाद पूरा आसान है, लेकिन हिम्मत नहीं होती, उठा के पटक देंगे, एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, स्टेबल हो जाओ फिर तो बचना भी पड़ता है थोड़ा सा ना, पापा के सामने ऐसे मुंह नहीं खोल सकते हम लोग। हाँ बेटा, तो ये बात तो आ रही है। तो एटम जब तक है उसकी एनर्जी ज़्यादा है वो अनस्टेबल है, और जब एनर्जी कम हो जाती है मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन जाने के बाद तो उसमें स्टेबिलिटी हो जाती है। ये भी एक वजह है एटम्स या आयंस के कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाने के पीछे। तो फिलहाल मैं पहले चाहता हूँ बच्चों कि आप अभी तक जो कुछ लिखा है बोर्ड पर इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग और आगे बात करेंगे। सुन पाए हम सब जो बच्चे ऑनलाइन? यस सर। ठीक है। अभिनव, आकर्ष, उत्कर्ष, हेमंत, यस सर। खुशनुमा, ओके। यस सर। चलो, खुशी नोट कर चुके हम लोग भी, यस सर। ओके। नितिका, यस सर। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कंसिडर कि ये हमारे पास किसी एटम का न्यूक्लियस है और ये रहे उसके शेल्स या उसका शेल, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। किसी न्यूक्लियस का एटम और ये इसका आउटर मोस्ट सेल। आप ऐसे ऐसे दो एटम्स ले लो, एक लिया है एक और ले लो, दो एटम्स। मे भी कि ये एटम हाइड्रोजन का हो, ये भी एटम हाइड्रोजन का हो। जन्नत, हो सकता है कि पहला एटम हाइड्रोजन का हो, दूसरा एटम क्लोरीन का हो, पहला ऑक्सीजन का हो, दूसरा भी ऑक्सीजन का हो। नमन, पहला ऑक्सीजन का हो, दूसरा हाइड्रोजन का हो, मतलब दोनों एटम सेम एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। अच्छा, अब न्यूक्लियस में होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन, यहाँ पे भी प्रोटॉन। जबकि आप बाहर बात करो आउटर मोस्ट सेल की, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे। मैं इस बारे में अभी बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूँ कि एटम कौन सा है, इसमें कितने सेल्स हैं। फर्स्ट सेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती, उन सब की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। किसी का माइक ऑन है शायद, प्लीज़ ऑफ कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। अब जरा बात सुनना, जब दो एटम्स को आप पास लाते हो, क्यों? ताकि दोनों कंबाइन हो जाए, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, मॉलिक्यूल्स बना ले, कंपाउंड बना ले, इस मकसद से। जब तक ये अकेला अलग है, इसकी एनर्जी ज़्यादा, ये अपनी एनर्जी मिनिमाइज़ करना चाहता है, इसकी एनर्जी भी ज़्यादा, ये भी अपनी एनर्जी मिनिमाइज़ करना चाहता है, इस वजह से दोनों को करीब लाते हैं। अब मेरी बात सुनना, जब दो एटम्स आमने सामने आते हैं ना, चाहे मकसद कुछ भी हो, मकसद हो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करना, मकसद हो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करना, वॉट एवर द मकसद इज, उसको रखो साइड में, समझ पाइए आप? अच्छा, ठीक है। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर हमें होती हुई दिखाई पड़ेंगी। क्या क्या दिखेंगी? इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन, इसकी वजह से ये दूर भागना चाहता है, इसकी वजह से ये दूर भागना चाहता है, बिकॉज इस पे भी माइनस चार्ज और इस पे भी माइनस चार्ज। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन जो कि फिर नेगेटिवली चार्ज्ड है, यहाँ पे भी तो रिपल्सन पॉसिबल है। ये दोनों भी एक दूसरे को धक्का मुक्की कर सकते हैं। रिपल्सन इसके और इसके बीच भी मुमकिन है बच्चों, यहाँ पे भी धक्का मुक्की हो रही है। रिपल्सन इनके और इनके बीच भी हो सकता है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स है एटम के आउटर मोस्ट सेल्स में, वहाँ पे रिपल्सन की बारी आती है। लेकिन हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए
कि जब नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एटम के सेंट्रल पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं। ठीक है, लो अट्रैक्शन भी तो होगा इनके बीच। छह, गलत कर दिया मैंने। यहाँ पे भी तो रिपल्सन होगा बच्चों। इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को, फिर से रिपल्सन होगा। वही दूसरी तरफ एक और चीज़ क्या दिखाई पड़ेगी, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा अपनी तरफ, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा अपनी तरफ, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचे चले जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इस वाले न्यूक्लियस की तरफ। क्या मतलब, क्या समझे, क्यों देख रहे हो मेरी तरफ ऐसे? सुनो बात, मतलब जब एटम्स करीब करीब आते हैं, जब एटम्स को करीब लाते हैं, इधर देखो मुन्नी, तो वहां पे दोनों फोर्सेस एक्टिवेट हो जाते हैं बेटा। अट्रैक्शन के फोर्सेस भी एक्टिवेट होते हैं और रिपल्सन के फोर्सेस भी एक्टिवेट होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, इसके पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के तरफ इसके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। तो ये जो पिंक 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 है, गुलाबी गुलाबी है ना, 2-3 हिट सॉन्ग्स आ चुके हैं इस पे, तो गुलाबी गुलाबी जो चीज़ है वो अट्रैक्शन है, और ये जो येलो और ग्रीन है ये रिपल्सन को दिखा रहा है फिलहाल। तो मेरी बात सुनो, बॉन्ड कब बनेगा, पूरा बोलना जरूरी था, गुलाबी शरारा की बात हो रही है या इधर सुनो बात, सुनिएगा बच्चों, सुनना अच्छे से। यहां पे दोनों टाइप के फोर्सेस एक्टिवेट हो जाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं और रिपल्सिव फोर्स भी अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग AF कह दे क्या, बोलो ना, लेकिन कभी बाद में एयर फोर्स बोलता हुआ पकड़ा है, मार भी खाओगे। ये एयर फोर्स नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स को एब्रिविएट किया गया। हाँ, इसी पे शक है, यही करेगी ऐसा। और ये क्या बेटा, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। अभिनव आवाज दीजिए, ठीक है बेटा यहां तक? यस सर। ओके, अब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, रिपल्सन भी हो रहा, अट्रैक्शन भी हो रहा है। बॉन्ड कब बनेगा? What will be the condition? What will be the favorable condition for the formation of a chemical bond between the two atoms? जब अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर हो जाए रिपल्सिव फोर्स से। मतलब आप यहां क्या लिखेंगे, हैशटैग favorable condition for the formation of chemical bond क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। यदि ऐसा हुआ तो बॉन्ड का बनना तय, ऐसा ना हुआ तो बॉन्ड ना बने। यदि रिपल्सन डोमिनेट कर जाता है, रिपल्सन का असर ज़्यादा पड़ गया, अट्रैक्शन कमज़ोर पड़ गया, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। और वही यदि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा, रिपल्सन कम हो रहा है, तो फिर बॉन्ड बनने के चांसेस हैं। क्या यहाँ तक ठीक है? मैं चाहता हूँ कि यहाँ अभी तक बोर्ड पे जो कुछ है एक बार फिर से नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। रुक जाओ, इतनी जल्दी कहाँ है? सुनो भले, चिक चिक क्या, सुनो बात।
इसके बाद क्या पढ़ेंगे, आपका फेवरेट जो 9 क्लास में पढ़ा था आपने, वही आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह के जो टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं उसकी बात करेंगे, एक एक करके फिर पढ़ेंगे, लेकिन पहले उसका करेंगे क्लासिफिकेशन। प्रियांशु, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड करेंगे, मुर्गीकरण कह रहे हैं, वर्गीकरण, है ना, कि कितने टाइप के होते हैं, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इस बार सच्ची मुच्ची नोट करो, हाँ करो। चलिए यहाँ से चलते हैं आगे। दो छोटी छोटी चीज़ और देख लो, हालांकि मुझे 3 बातें करनी थी। एक, बॉन्ड लेंथ बताना है कि क्या होता है, ऊपर ऊपर बताना है। दूसरी बतानी है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ये भी एक लाइन में बताऊंगा अभी। और फिर एक और बात होगी, और वो होगी लैटिस एनर्जी की, ये भी 2 लाइनों में बता के निकल जाऊंगा, क्योंकि इसी चैप्टर में एक टॉपिक आएगा जिस टॉपिक का नाम देंगे हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स। ये बॉन्ड पैरामीटर होता क्या है कि जब 2 एटम्स या आयन्स मिल करके कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड बना लेते हैं, तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है ना, उस बॉन्ड के बारे में 3-4 बातों का पता होना चाहिए। बॉन्ड की 3-4 खास बातों का पता होना चाहिए। उन सारी बातों को हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स कह देते हैं। लेकिन अभी वहाँ पहुँचने से पहले थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, ऊपर ऊपर 2-2 लाइन में सीख के रख लो, बाकी जब वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो आवाज़ दीजिए, मेरी भी आवाज़ अच्छी है, ऐसा मुझे यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यस सर। बहुत सुंदर। कौन कौन सी बातें, एक हमें जान के रखना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ किसको कहते हैं। तुम बोलोगे सर जानना क्या है, 9 क्लास में हम लोग सीख के आए हैं, छोटा बच्चा जान के ना मुझे आंख दिखाना रे, ऐसा बोल सकते हैं आप। हमें पता है कि जब 2 एटम्स आपस में कंबाइन हो जाए, राजेंद्र कुमार जी इधर देखिए, जब 2 एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना चुके हो, उस वक्त इनके न्यूक्लियस के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है बच्चों, मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि कंबाइन होने का मतलब क्या, ये एटम ये यहीं पे, ये एटम यहीं होगा, या थोड़ा और डिस्टेंस पे, या एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, ये तो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जब ओवरलैपिंग, जब हाइब्रिडाइजेशन और ना जाने क्या क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह जो जो पढ़ेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, तब देखेंगे। अभी बस इतना समझो कि ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, दोनों के बीच बॉन्ड बनना था, दोनों करीब आते गए, करीब आते गए, करीब आते गए, करीब आते गए, और एक वक्त आने के बाद और करीब नहीं आ रहे, बॉन्ड बन चुका है। अब उनको आप तोड़ने जा रहे तो टूट नहीं रहा है, 2 में से एक को हटाने जा रहे हो तो हट नहीं रहे, वो बॉन्ड बन चुका है। उस वक्त, उस पल, उस लम्हा, दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, क्या आपने सुना बच्चों? यस सर। चलो, क्या कह सकते हैं हम लोग, द मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर मतलब पहले एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियाई की बात हो रही है, दोनों की न्यूक्लियाई की बात हम तुम कर रहे हैं। तो द मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, लेकिन वो एटम्स ऐरा गैरा नहीं होना चाहिए, इन अ
molecule is called क्या? बॉन्ड लेंथ। इसको समझ के रखिए, इसको जान के रखिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ना धीरे धीरे। हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि आप इनको इंक्रीजिंग लैटिस एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करो, डिक्रीजिंग लैटिस एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करो, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ में सजाओ, डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ में बताओ, है ना। ये इस तरह की बातें आने वाली हैं। तो ये सब क्या चल रहा है? PKS चल रहा है बेटा। ये तूफान के पहले का सन्नाटा चल रहा है। आ रहा है, थोड़ा ठहरो। रमन भी खुश है। मतलब ये रहा पहले एटम का न्यूक्लियस, ये रहा दूसरे एटम का न्यूक्लियस, और मान लो कि दोनों कंबाइंड है, दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का लेन होना था, हो गया। इलेक्ट्रॉन का देन होना था, हो गया। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी थी, हो गई। दोनों आपस में वेल्डिंग होना था, हो गया। दोनों को जुड़ना था, जुड़ गया। विवाह संपन्न। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का ये जो डिस्टेंस है बेटा, जिसको आप कैसे दिखा सकते हैं? R से। ये R कहला जाएगा। थोड़ी देर में मैं लिखूंगा R इक्वल्स टू R के ऊपर प्लस और R के ऊपर माइनस, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन जब लिखूंगा तब। अभी फिलहाल डिस्टेंस को R से दिखा दिया, तुम D से दिखा दो, D से दिखा दो, गिरिडीह से दिखा दो, चलेगा। तो ये होता है क्या? बॉन्ड लेंथ। एक और चीज़ मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ मुझे रोको मत राज, बात करने दो। क्या बात है वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, जैसे हम लोग किसी चीज़ का फॉर्मेशन देखते हैं, कहीं कोई ब्रिज बनाया जा रहा है, कहीं कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, कहीं कोई कार बनाई जा रही, असेंबल किया जा रहा है किसी चीज़ को, तो वैसे केस में कुछ खर्च आता है। एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही, उसमें करोड़ों रुपए का खर्च आया। तो जितना खर्च आया वो उस बिल्डिंग को बनाने में खर्च होने वाली या रिक्वायर्ड एनर्जी हो गई। ठीक वैसे ही केमिकल बॉन्ड जब फॉर्म हो रहा होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आप कोई घर बना रहे हो तो एनर्जी, आपको एनर्जी के शक्ल में क्या वहाँ पर ज़रूरत होगी? पैसे की। तो आप ये समझो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड या मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ओफो, ये कहना है मुझे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या आप लोगों को वीडियो साउंड क्लियर है बच्चों? जो बच्चे Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. ओके, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द formation of a chemical bond is called the bond energy of that compound, that molecule। ऐसा, अरे कुछ बनाते समय एनर्जी खर्च करनी पड़ती है ना। कुछ भी बनाओ, एक घर, एक बिल्डिंग बना रहे हो तो उसकी फाउंडेशन से लेकर फाइनल टच देने के दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। जेब से बैंक बैलेंस कम होता जा रहा है, जेब ढीली होती जा रही है, बिल्डिंग बनती चली जा रही है। वैसे समझो, बॉन्ड बनाते समय भी एनर्जी रिलीज होती है। तो जितनी एनर्जी किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान रिलीज हो रही होती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। बाद में इसी को एंथैल्पी के नाम से जानेंगे हम तुम, लेकिन जब वहाँ पहुँचेंगे तब। अभी थोड़ा हल्के फुल्के वर्ड्स ले, ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल ना करें।
तो ये रहा बॉन्ड लेंथ और ये रही बॉन्ड एनर्जी, ये दो चीज़ें। जब एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना ले तो उस वक्त दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड बनाते समय एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते समय जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को क्या, बॉन्ड एनर्जी। और इसका उल्टा भी होता है बेटा, इसको ऐसे भी बोल सकते थे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ केमिकल बॉन्ड। तंबू बंबू लगा करके एक झोपड़ा तैयार किया, कितना खर्च आएगा? बंबू खरीदने में, तंबू खरीदने में कितना खर्च आएगा? चलो आप बोल दें कि सर 5000 का खर्च आ गया, है ना, 5000 का खर्च। उन्होंने कहा ज़्यादा हो गया, ठीक है, मान लो कि 5000 का खर्च आ गया एक झोपड़ा बनाने में। तोड़ते समय क्या आप उसको तोड़ने के लिए क्रैन वगैरह लाएंगे और वो क्या कहते हैं जेसीबी मशीन वगैरह लेकर आओगे कि उससे तोड़ा जाए? ज़रूरत ही नहीं है, 1 लाख काम ख़त्म, झोपड़ा तोड़ रहे हैं आप। तो जिस झोपड़े को बनाने में एनर्जी कम रिलीज हुई उसको तोड़ने में एनर्जी कम चाहिए, और एक बिल्डिंग बना दिया 200 करोड़ का, तो तोड़ने में भी तो आपको अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो आप दोनों तरीक़ों से बोल सकते हैं बच्चों, फॉर्मेशन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो, या फिर तोड़ते समय आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी गर्म वर्म करके वो कहलाता है क्या, किसी बॉन्ड की एनर्जी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ज़्यादा एनर्जी और वीक बॉन्ड है तो कम एनर्जी। तो फटाफट आप ये बात भी लिख लो, जो बच्चे ऑनलाइन हैं प्लीज़ मुझसे बात कर लो, बात। चलिए, तो नोट हो चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग्स। कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, उनमें से 2 आप पहचान जाओगे, 9 में पढ़ा है। कुछ और भी पहचान सकते हो यदि स्कूल में पढ़ाया जा चुका है तो, स्कूल वालों ने पढ़ा दिया है तो। अच्छा, हालांकि स्कूल वाले पूरा पढ़ा देते हैं, ये भी एक चीज़ है। क्या बात करना है हमें? हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। बहुत ध्यान से, आप कह सकते थे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ज़्यादा अच्छा होता। नमन ध्यान दीजिए प्लीज़। आपसे कहना है कि मेनली 2 टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं बच्चों। पहला कौन सा होता है? पहला होता है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। अब सोचो, जैसे ही पहला लिखा स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, दूसरा खुद समझ गए ना? कोई है माइका लाल या ललिया जो बताए कि यदि पहला टाइप स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है तो दूसरा क्या होगा? वीक, है ना? वीक कौन सा? कमज़ोर वाला, जो भी रमन कह रहा था कि कमज़ोर फील कर रहे हैं रमन कह रहा था। दूसरा कौन सा बच्चों? वीक केमिकल बॉन्ड्स। पहला स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। अब जरा सुनना, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स कौन, अभी मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, फिर एक एक को सबको उठा उठा के पकाएंगे, डिश बनाएंगे, फिर खाएंगे, बारी बारी से बात करेंगे, और यूं ही चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बेटा कौन कौन से होते हैं जरा सुनना। पहला आयनिक बॉन्ड, या इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नाम तो सुना होगा। अच्छा, दूसरा, इसे भी आप जानते हो, कोवैलेंट बॉन्ड। ये भी तो था क्लास 9 में। आयनिक बॉन्ड के बारे में
आपका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट भी है। जब इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र से बॉन्ड फॉर्म हो, कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, उस पर प्लस चार्ज आ जाए, कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, उस पर माइनस चार्ज आ जाए। अब प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। ये सचमुच का बॉन्ड नहीं होता, फीलिंग होती है। सिर्फ कोई तुम्हें अपनी ओर खींच रहा हो, ऐसी फीलिंग होती है, प्लस माइनस चार्जेस का महसूस होना। तुम बड़े खुश हो गए भाई हिमांशु, चलो ध्यान दो। नंबर सी, नंबर सी। इसके बाद होता है को ऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मे बी कि आप ना जानो, 9th में नहीं था, 9-10 में नहीं था ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या शायद हो यदि आपने कुछ अमोनियम के साथ H+ आयन का कॉम्बिनेशन देखा हो अमोनिया के साथ, तब। अदरवाइज कोई बात नहीं, अब सीखेंगे, अब सीखेंगे। नंबर ई, सॉरी नंबर डी, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, ये जो 4 बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के लिस्ट में आते हैं। अब चारों क्या क्या है, एक एक करके सबको पढ़ना होगा और काफ़ी डीप उतर के पढ़ना है। इसके सारी प्रॉपर्टीज़, इनका फेवरेबल कंडीशन, कब आयनिक बॉन्ड बनना है, जो कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड कंटेन करते हैं उनकी मजबूती का क्या होता है, वगैरह वगैरह, रिएक्शन फास्ट करेंगे, स्लो करेंगे, और वही सब आपके क्वेश्चन पेपर में छपेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, यदि आप वीक केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो इसके 2 टाइप होते हैं बच्चों। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा आप इसको बॉन्ड ना ही बोले तो अच्छा है, पिछले चैप्टर में आपने इसका डिस्कशन सुना था, वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, सीख चुके हैं वंडरवॉल फोर्स क्या होता है। अब जो बच्चे लेट हैं उनको मुझे कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तरीके से सिखाना होगा, तो फिर भी ये चूंकि सीखा जा चुका है, फिर भी इस चैप्टर में दोबारा पढ़ने की बारी आ गई। इट्स अ गुड लक। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बेटा, ये फिर 2 टाइप के होते हैं। इसके फिर से 2 टाइप होते हैं। कैसे दिखा दूं, इसके 2 टाइप होते हैं। एक हो जाता है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लासिफिकेशन चल रहा है, बारी बारी से पढ़ेंगे सबको, तब ये चैप्टर खत्म होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 टाइप हो गए, एक इंट्रामॉलिक्यूलर और एक इंटरमॉलिक्यूलर। अच्छा, जब हम लोग वंडरवॉल फोर्स पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर में, चैप्टर 3 में, तो उसके टाइप की बात नहीं हुई थी, तब हम लोग उसके टाइप की बात नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब इसके भी टाइप्स होंगे बच्चों, इसके भी टाइप्स होते हैं, वंडरवॉल फोर्स के भी टाइप्स होते हैं। कौन सा होगा? डीपी फोर्स, दूसरा आईडीपी फोर्स, थर्ड आईडीपी
फोर्स, ऐसी बात रहेगी। ठीक है, अब ये डीपी और आईडीपी क्या है सुनना। डीपी जो लिखा है हम लोगों ने, इसका फुल फॉर्म है डाइपोल, तो ये हुआ डाइपोल डाइपोल फोर्स। आईडीपी क्या है? आईडीपी है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो मे बी कि आपको अभी डाइपोल ना पता हो, इंड्यूस्ड डाइपोल का कुछ नहीं पता, आएगा वक्त, धीरे धीरे आगे जाएंगे हम लोग, यहाँ पहुँचेंगे उस वक्त इसको पढ़ रहे होंगे। तो इसके ये 3 टाइप होते हैं। इसके बाद आयनिक डाइपोल भी होता है, आयनिक डाइपोल, आयनिक इंड्यूस्ड डाइपोल वो भी होता है। सिलेबस में नहीं है, ये भी आपको बहुत कम मिलेंगे। कब मिलेगा? जब आप नीट और जेई प्रिपेयर करेंगे। आपके सिलेबस में यहीं तक है, 11th के सिलेबस में, लेकिन इसका जिक्र आ जाता है। इनको हम लोग कहते हैं लंदन फोर्स, साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखना। क्या आप लोग गौर कर रहे हैं बच्चों? गौर कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, ठीक है। और सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ। इसका एक और नाम है कीसम फोर्स, नाम था केमिस्ट का। इसका चुम्मा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ठीक है। इसका एक नाम है डिबाई फोर्स, दुबई नहीं, डिबाई, इसका भी नाम। और ये जो डिबाई है ये आपको फिर मिलेगा, यदि आप रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त फिर मिलेगा। फिलहाल आप ये जानो कि ये डिबाई केमिस्ट का नाम है, उसके बेसिस पर आया है। क्या आप सब मौजूद? यस वहां तो सर। दिख रहा है, ठीक है। और इस लास्ट वाले का नाम क्या बताया था? लंदन फोर्स। दिखेगा बुक में, ये वर्ड आपको दिखाई पड़ेगा, एनसीईआरटी और दूसरे रेफरेंस बुक्स में दिखना है। तो उस वक्त क्या जवाब देंगे आप अपने आप को कि सब स्किप करके आए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लासिफिकेशन में जितने टाइप हैं उनका डिस्कशन हो। इसको डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं। लंदन फोर्स जो है हमारा, जो आईडीपी फोर्स है, डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, वो भी इसका एक नाम है। तो ये है क्लासिफिकेशन। मतलब ओवरऑल आपने आज के क्लास में इंट्रोडक्शन लिया, किस किस तरह की चीज़ उसमें आने वाली थी उसका स्लोली स्वागत किया, है ना, ध्यान से, आराम से, ताकि इस चैप्टर में जब एंट्री हो तो चैप्टर का एक अच्छा इमेज हमारे आपके दिमाग में रहे, कहीं ये बोझ जैसा महसूस ना हो जाए। तो उसकी कोशिश कर रहा था मैं भी, और आप भी फोकस लेवल बना के रखियो। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो भी लगातार मतलब लगे हुए हैं क्लास में, स्किप नहीं हुआ कोई। तो इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए बेटा, इसको फटाफट नोट कर लो। यहाँ डिस्पर्सन फोर्स लिख ही देता हूँ कि या फिर इसी का नाम है डिस्पर्सन फोर्स। कर लीजिए नोट ये सब।